नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर भारती मालपानी, पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार भाग 3 की पुनरावृत्ति करेंगे। छात्रों, इस भाग में हम 6.6.2 अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु जिसे हम टीआरएनए कहते हैं, 6.7 स्थानांतरण, 6.8 जीन अभिव्यक्ति का नियमन, 6.8.1 लैक प्रचालक जिसे हम लैकोपेरॉन कहते हैं, 6.9 मानव जीनोम परियोजना, 6.9.1 मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं, 6.10 डीएनए अंगुली छापी जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। छात्रों, पिछले भाग में हमने आनुवांशिक कूट क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में अध्ययन किया था। अब 6.6.2 अंतरण आरएनए एक अनुकूलक अणु है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इसके एमिनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। इसके लिए अंतरण आरएनए जिसे हम विलेय आरएनए कहते हैं, इसकी जानकारी आनुवांशिक कूट से पहले भी थी। इसमें एक एंटीकोडॉन होता है, इसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं व इसमें एक एमिनो अम्ल स्वीकार छोर होता है जिससे यह एमिनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए एक विशिष्ट अंतरण आरएनए अर्थात टीआरएनए होते हैं। प्रारंभन हेतु विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। छात्रों, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो दो पदों में पूर्ण होती है, जिसमें एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन होता है। अनुलेखन और अनुवादन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है तथा इस प्रक्रिया में 3 आरएनए भाग लेते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर जो लाल कलर की एक पट्टी जैसी दिखाई दे रही है वो वास्तव में एमआरएनए है और इसमें हमारे कोडॉन्स अंकित हैं कि कौन सा हमारा एमिनो एसिड ये कोड करेगा। अब यहाँ पर जो 5 एंड से 3rd एंड सेरिन और यहाँ पर टायरोसिन बना हुआ है, ये हमारा टीआरएनए है। यहाँ पर ये उल्टे एल की आकार की दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पर कोडॉन की बात करें तो लाल कलर का जो एमआरएनए है उसमें एजीयू के साथ जो टीआरएनए है उसमें यूसीए, वास्तव में ये एंटीकोडॉन है ना। जब ट्रांसलेशन के पश्चात ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो टीआरएनए का काम होता है कि ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित एमिनो एसिड को जिस तरह के कोड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को ये अपने साथ बांधकर लाता है। और अगर हम टीआरएनए की संरचना देखते हैं तो ये हमें क्लोवर लीफ मॉडल की तरह दिखाई देता है। क्लोवर लीफ संरचना है जिसे हम तिपतिया पत्ती की संरचना भी कह सकते हैं, जिसमें इसका जो भी एमिनो एसिड होता है वो 3rd एंड पर जुड़ता है और 5 एंड इसका फ्री होता है। और यहाँ पर ये जो एमआरएनए है इसके ऊपर ये टीआरएनए चलता है और एमिनो एसिड को इकट्ठा करके आगे की जो प्रक्रिया अनुवादन की होती है उसको संपन्न कराता है। 6.7 स्थानांतरण, रूपांतरण या जिसको अपन लोग अनुवादन कहते हैं। यहाँ पर जो भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ था एमआरएनए में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यह कई पदों में कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहली चीज देखी जाए तो इसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है और यही पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहलाते हैं। यह 5
पदों में कंप्लीट होती है, जिसमें सबसे पहले अमीनो अम्ल का सक्रियण होता है, सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, पॉलीपेप्टाइड का प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन की क्रिया होती है। इस प्रक्रिया में राइबोसोम भाग लेता है, जिसमें सबसे पहले जो राइबोसोम होता है उसकी जो छोटी यूनिट होती है वो एमआरएनए के साथ जुड़ती है और तत्पश्चात जो बड़ी यूनिट होती है वो आकर जुड़ती है और रूपांतरण की क्रिया, स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। छात्रों, अनुवादन में सबसे पहला जो पद होता है वह होता है अमीनो अम्ल का सक्रियण। इसमें अमीनो अम्ल एटीपी के साथ अभिक्रिया करता है और अमीनो एसाइल एडिनिलेट बनाता है। ये जो प्रक्रिया होती है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में होता है, जिससे अमीनो एसिड सक्रिय हो जाता है। जबकि दूसरा जो पद होता है उसमें यह सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ता है। तो ये अमीनो एसाइल एडिनिलेट जब टीआरएनए के साथ जुड़ता है तो यह अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना लेता है और एक ऊर्जा का जो अणु रहता है एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मुक्त हो जाता है। इस तरह से दो आवेशित टीआरएनए एक दूसरे के काफी पास में आने से उनके बीच में पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर भी बढ़ जाती है। छात्रों, हमें मालूम है कि कोशिका में प्रोटीन का कारखाना कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए व लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। यह अपनी निष्क्रिय अवस्था में दो उप एककों, एक बड़ी उप एकक और एक छोटी उप एकक से मिलकर बना होता है। जब छोटा उप एकक दूध आरएनए से मिलता है तब दूध आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बड़े उप एकक में दो स्थल होते हैं, जिससे बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे के काफी पास में आ जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाते हैं। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करता है। दूध आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है, जिसके किनारों पर प्रारंभक प्रकूट एयूजी व रोध प्रकोट, जिसे हम लोग स्टॉप कोडॉन कहते हैं, मिलते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं। दूध आरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम भी होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें हम अस्थानांतरित स्थल कहते हैं। ये स्थानांतरित स्थल दोनों 5 एंड किनारों व 3rd एंड किनारों पर स्थित होते हैं। ये प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूध आरएनए के प्रारंभक कूट एयूजी से बंधता है, जिसकी पहचान आरंभक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण प्रवस्था की ओर बढ़ता है। इस प्रवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर अंतरण आरएनए के प्रति प्रकूट से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूध आरएनए के उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम दूध आरएनए के साथ एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट की ओर जाता है और एक के बाद एक अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रमों का स्थानांतरण होता है, जो डीएनए द्वारा निर्देशित व दूध आरएनए द्वारा निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक का रूध प्रकूट में जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है और राइबोसोम से पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाती है। 6.8 जीन अभिव्यक्ति का नियमन। छात्रों, हमारे शरीर में जो भी अभिव्यक्त होता है वह प्रोटीन के कारण ही अभिव्यक्त होता है और
ये अभिव्यक्ति कैसे होती है इसे हम लोग ये समझ सकते हैं। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप ही पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिसे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। जैसे कि ई कोलाई में स्थित एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का जल अपघटन कर उसे गैलेक्टोज व ग्लूकोज में तोड़ देता है और यही जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। लैक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा का स्रोत है, उसकी अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। इस कारण यह कहा जा सकता है कि यह एक उपापचयी शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है। प्रोकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण के लिए कुछ प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित करती है, जो प्रारंभक स्थल के पहचान में सहयोग देती है। डीएनए में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रम, जिसे प्रचालक कहते हैं, अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती रहती है। प्रचालक में प्रचालक स्थल उन्नायक भाग के पास ही स्थित होता है और अधिकतर स्थिति में दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं। प्रत्येक ओपेरॉन का अपना एक विशिष्ट प्रचालक और दमनकारी होता है। 6.8.1 लैक ओपेरॉन। इसकी जानकारी सबसे पहले जैकब और मोनोड ने दी थी। उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। लैक ओपेरॉन में लैक का अर्थ है लैक्टोज। यह पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। इस तरह की व्यवस्था जीवाणुओं में बहुत सामान्य होती है, जिसे हम ओपेरॉन या प्रचालक कहते हैं। लैक प्रचालक एक नियामक जीन आई से बना होता है। ये आई का मतलब यहाँ पर इंड्यूसर नहीं है, बल्कि यह दमनकारी है। 3 संरचनात्मक जीन ZYA से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आई जो है वो दमनकारी का कूटलेखन करता है, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, Y परमीएज का, A ट्रांस एसिटिलेज का कूट करता है। ये सभी जीन के उत्पाद लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक हैं। छात्रों, लैक्टोज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है, जो प्रचालक की सक्रियता के आरंभ या उसकी निष्क्रियता को नियमित करता है। इसे हम प्रेरक कहते हैं। सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाता है, तब परमीएज की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन करता है ना, और इसके बाद लैक्टोज ऑपरेटर प्रचालक को निम्न ढंग से प्रेरित करता है। कैसे प्रेरित करता है? प्रचालक का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होना और दमनकारी प्रोटीन प्रचालक को प्रचालक स्थल से बांधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है, जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता है। प्रेरक जैसे कि लैक्टोज अगर हम डाल देते हैं तो उसकी उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रियाकारक निष्क्रिय हो जाता है और उसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बंधकर अनुलेखन की शुरुआत करता है। लैक प्रचालक के नियमन को इसके क्रियाधार द्वारा एंजाइम के संश्लेषण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। छात्रों, जैसा कि पूर्व में हम लोग जान चुके हैं कि ये जो इकाई है काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं और 5 नंबर का एक प्रश्न भी आ सकता है।
तो ऐसी कंडीशन में हमें कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 5 नंबर के तो इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इसी तरह से एक जो इसका पार्ट है वो है 6.9 मानव जीनोम परियोजना। एकदम ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको आपको पढ़ना है और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं, है ना। तो हमें देखना है कि मानव जीनोम परियोजना है क्या। तो मानव जीनोम परियोजना की अगर हम बात करें तो डीएनए का जो अनुक्रम होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है, उसको जानने के लिए एक परियोजना शुरू की गई 1990 में, जिसे हम लोग मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। ये मानव जीनोम में बताया गया कि लगभग 3×10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं, और इसका जो अध्ययन किया जा रहा है वो एक जीव विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में किया जा रहा है, जिसे जैव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब ये जो मानव जीनोम परियोजना है, तो अगर इसकी शुरुआत की गई है तो इसके कोई ना कोई लक्ष्य होंगे। तो इसके जो लक्ष्य हैं वो अगर हम देखें तो इसका लक्ष्य है पहला कि 20,000 से 25,000 तक जितने जीन है सबका पता लगाया जाए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अनुक्रम को जानने के लिए प्रति क्षार $3 खर्च किए जाते हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें तो पूरी योजना में लगभग $9 बिलियन खर्च होने का अनुमान है। जानकारी को आंकड़ों के रूप में फिर संग्रहित करना है, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीकी का निर्माण करना है, और योजना द्वारा उठाने वाले नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना भी है। 6.9.1 अब हम देखते हैं मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो ये जो परियोजना चल रही है, इस परियोजना में मानव जीनोम के लगभग अगर देखा जाए तो 3,164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। औसतन एक जीन में 3,000 क्षार स्थित हैं, जिनके आकार में विभिन्नताएं होती हैं। और मनुष्य का जो ज्ञात सबसे बड़ा जो जीन है वो डिस्ट्रोफिन है, और जिसमें लगभग 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। जीन की संख्या 30,000 है, जो ये पहले ये माना जा रहा था कि लगभग 80,000 से 1,40,000 होंगे, लेकिन उनसे ये काफी कम है, लगभग 30,000 जीन ही मिलते हैं। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य में जानकारी भी प्राप्त हो गई है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं। मानव जीनोम को बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं, जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति होती है, जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कूटलेखन में कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन इनके गुणसूत्र की संरचना, गतिकीय व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुणसूत्र एक में सर्वाधिक जीन 2,968 व वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर लगभग 11 क्षार, जिसे हम लोग स्नेप्स कहते हैं, उसका पता लगाया है। इस जानकारी से गुणसूत्र में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक है के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है, और जिससे भविष्य में होने वाली जो इनहेरिटेंस की बीमारियां होती हैं उनके जिन को पता करके उसको ठीक करने में मदद मिल सकती है। छात्रों, इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है 6.10 डीएनए अंगुली छापी, जिसे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, है ना। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या होता है? दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम के बीच की तुलना करने हेतु
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं और इसको पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले एलिक जेफरी ने की थी, जिसका प्रयोग पिता पुत्र के बीच के संबंध को जानने के लिए, अगर कहीं कोई अपराध हुआ है, दुर्घटना हुई है, तो ऐसे जो शिकार हुए व्यक्ति रहते हैं उनकी पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार सुना होगा कि कोई रेलवे दुर्घटना हो गई है या किसी व्यक्ति का शव मिलता है, कहीं कोई क्राइम हो गया होता है, तो वहां पर व्यक्तियों की पहचान मुख्य रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। चलिए अब अपन लोग देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीकी में हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए की आवश्यकता होती है। तो अब ये डीएनए हमको कहाँ से मिलेगा? तो ये डीएनए हमें रुधिर से, चर्म कोशिका से अथवा बालों से प्राप्त हो सकता है। जिस व्यक्ति की हमको फिंगरप्रिंटिंग करनी है उसका हम ब्लड ले सकते हैं, उसकी चर्म कोशिका, बाल, उससे हम डीएनए प्राप्त करते हैं। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम उसके डीएनए को अलग करेंगे, फिर डीएनए का प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा पाचन करेंगे, डीएनए की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, डीएनए का नायलॉन झिल्ली में स्थानांतरण करेंगे और तत्पश्चात डीएनए का रेडियो चिह्नन करेंगे। आइए अब हम ये पांचों जो स्टेप हैं इसको हम डिटेल में चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। छात्रों, आप इस चित्र में देख रहे हैं ये एक पूरा का पूरा सर्किल बना है, इसमें नंबर दिया हुआ है। मैं नंबर बोलती जा रही हूँ, आप उस पर्टिकुलर चित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आवश्यकता होती है कि हमें डीएनए मिल जाए। तो ये डीएनए हमको कहाँ से मिलेगा? डीएनए हमें, जैसा पूर्व में मैंने बताया है कि रक्त से मिल सकता है, बाल की कोशिकाओं से या चर्म कोशिकाओं से ले लेते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक होता है कि डीएनए को हम अलग करें। तो सर्वप्रथम ऊतक से डीएनए को अलग करने के लिए हम किसी उपयुक्त अपमार्जक रसायन जैसे एसडीएस से कोशिकाओं का संलयन करते हैं। संलयन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रोटीनों का प्रोटीनेज के एंजाइम की सहायता से ईडीटीए की उपस्थिति में हम पाचन करते हैं। अब फिनॉल की सहायता से हम डीएनए का निष्कर्षण कर लेते हैं। अब देखिए ये ब्लड सैंपल लिया था और यहाँ पर हमने डीएनए को अलग कर लिया है ब्लड सेल से। अब जो डीएनए हमें मिल गया है तो डीएनए का प्रतिबंध एंजाइम द्वारा पाचन करते हैं। इस स्टेप में डीएनए निष्कर्षण के पश्चात इसे किसी प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से विखंडित करते हैं और इस प्रकार से बने प्रत्येक खंड का अंतिम न्यूक्लियोटाइड का क्रम समान होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज में डीएनए की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को उनके आकार एवं वजन के अनुसार अलग किया जाता है। इसके लिए डीएनए खंड को उच्च वोल्टेज वाली विद्युत धारा की सहायता से विलगित करते हैं और डीएनए खंडों के मिश्रण को एगेरोस जेल से बने कुओं में डाल देते हैं, जहां पर जेल के दोनों सिरों पर धनात्मक एवं ऋणात्मक ध्रुवण स्थापित करके विद्युत प्रवाहित करते हैं और विद्युत आवेश के कारण डीएनए के खंड आकार एवं वजन के अनुसार दूर दूर वितरित हो जाते हैं और बैंड का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम परावर्तनीय किरणों से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? चौथे नंबर में हम डीएनए का नायलॉन झिल्ली में स्थानांतरण कर देते हैं। यहाँ पर डीएनए द्विसूत्री अणु होता है, अतः इसके सूत्रों को पृथक करने के लिए
क्षारीय रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय रसायन में क्रिया कराने के उपरांत जेल को उपयुक्त बफर से तर निस्यंदक कागज पर रखकर उसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज निस्यंदक रखते हैं तथा ऊपर सूखे निस्यंदक कागज की तह रख देते हैं। केशिका क्रिया के कारण बफर जो होता है वो नीचे से जो फिल्टर पेपर है उससे होता हुआ जेल एवं नाइट्रोसेल्युलोज में से होता हुआ सूखा जो निस्यंदक कागज है वहां पर आ जाता है। इस प्रकार बफर के साथ डीएनए खंड के ऊपर जाकर नाइट्रोसेल्युलोज निस्यंदक में ये डीएनए अटक जाते हैं। इस प्रक्रिया को इसके आविष्कारक E.M. सदन के नाम पर सदन ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। इस नाइट्रोसेल्युलोज निस्यंदक को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम सेकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए का अणु स्थायी रूप से फिल्टर पेपर के ऊपर चिपक जाता है। अब हम डीएनए का रेडियो चिन्हन करते हैं। झिल्ली पर उपस्थित खंडों को प्रदर्शित करने के लिए नायलॉन झिल्ली को एक ऐसे घोल में डुबाया जाता है जिसमें संश्लेषित रेडियो चिन्हन डीएनए के खंड प्रोब के रूप में पहले से ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये प्रोब एक विशेष न्यूक्लियोटाइड खंड की पहचान करते हैं जो भिन्न संख्या अनुबद्ध पुनरावृत्ति का पूरक होता है। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। अब झिल्ली को हम कई बार उपयुक्त घोल में धोते हैं ताकि असंकरित जो प्रोब है वो बाहर निकल जाए। अब इस झिल्ली को एक्स किरण फिल्म पर प्रतिबिंबित करते हैं और तत्पश्चात फिल्म को विकसित करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन स्थलों पर हमें बैंड दिखाई देते हैं जहां पर प्रोब के पूरक क्रम डीएनए खंड पर उपस्थित रहे होंगे। डीएनए पट्टियों का यही प्रतिरूप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। जैसा कि आप लोग चित्र नंबर 11 में देख रहे हैं, यहाँ पर हमें लाल रंग के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए 6वें नंबर का जो चित्र है उसमें जो प्रोब है वो प्रोब को किस में डाल दिया गया है, 7वें नंबर में डाल दिया गया, फिर इनका रेडियो चिन्हन कर लिया जाता है और इस प्रकार हमें डीएनए का पता चल जाता है। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो VNTR प्रोब से संकरण के फलस्वरूप जो हमें एक चित्र प्राप्त होता है उसमें हमें विभिन्न आकार की पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। ये पट्टियां किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती हैं। ये पट्टियां एक युग्मनज जुड़वा का छोड़कर किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर तकनीकी की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। इसके फलस्वरूप किसी भी एक कोशिका से प्राप्त डीएनए से पर्याप्त डीएनए अंगुली छापी विश्लेषण किया जा सकता है। न्यायालयीन विज्ञान में उपयोग के अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या व आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में। वर्तमान समय में कई प्रकार के संपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुली छाप बनाने में किया जा रहा है। अब हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में आपके लिए एक प्रश्न है कि पुनरावृत्ति डीएनए और अनुषंगी डीएनए में क्या अंतर है। आप बता सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग को लिखना है। क्या होता है ये पुनरावृत्ति डीएनए? डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इसको पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। अनुक्रम में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। इसी पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विशिष्ट शिखर बनाते हैं, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। डीएनए का यह एक बहुत बड़ा शिखर होता है। जबकि अनुषंगी डीएनए की बात करें तो
बड़े शिखर के साथ अन्य छोटे छोटे शिखर भी बनते हैं, जिन्हें आनुषंगिक डीएनए या जिन्हें हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, बनते हैं। क्षार घटकों खंडों की लंबाई व पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर आनुषंगिक डीएनए को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अनुषंगिक डीएनए और लघु अनुषंगिक डीएनए। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि बहुरूपता क्या है। बहुरूपता उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन उसकी कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं में पैदा होता है। यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता है, तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है, जिसको जनसंख्या के दूसरे सदस्यों में यह फैल जाता है ना। तो इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है, जिसमें कि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है, तो ऐसे जो बहुरूपता होती है, ऐसी बहुरूपता डीएनए बहुरूपता कहलाती है। यह जो बहुरूपता होती है अव्यक्तिक डीएनए अनुक्रम में ज्यादा होती है, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाती है तो एकत्रित होती रहती है और उसके फलस्वरूप बहुरूपता उत्पन्न होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। विकास या जाति का जो उद्भवन होता है, उसमें बहुरूपता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।